हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2 ड्रेनेज क्लास 9th ज्योग्राफी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे कि रिवर्स का इकोनॉमी में क्या रोल होता है एंड अ वेरी सीरियस इशू विच इज रिवर पोल्यूशन। बिल्कुल, तो सबका ध्यान मेरी तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया से। पेनिनसुलर रिवर्स क्या होते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो हमें पिछले वीडियो में मिल ही गई थी कि ये वो वाले रिवर्स हैं जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटो से ओरिजिनेट होती हैं। पेनिनसुलर प्लेटो से इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनमें भी दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, अधिकतर रिवर्स जो हैं वो फ्लो करते हैं ईस्ट की तरफ, मतलब जिस तरफ ईस्टर्न घाट है उसकी तरफ। बहुत कम ऐसे रिवर्स हैं जो फ्लो करते हैं वेस्ट की तरफ, यानी कि वेस्टर्न घाट की तरफ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पेनिनसुलर प्लेटो का स्ट्रक्चर देखो, उसका जो जिस तरह से वो डिज़ाइंड है वो अगर आप देखो तो आप देखोगे कि जो वेस्टर्न घाट है ना वो ज़्यादा ऊंचाई पे है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, जिसकी वजह से इस तरह से टुवर्ड्स द ईस्ट जो है हमारा स्लोप है, और जहाँ ढलान होती है पानी उधर से फटाफट बहती है। तो इसीलिए जो अधिकतर रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारे जो हैं ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो ये ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करते हैं और फाइनली जाके मिल जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। कुछ ही रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे कि नर्मदा और तापी। ठीक है, तो अभी इतना जानना काफ़ी तो नहीं है। अब हम इन सारे रिवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, भाई कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कौन कौन सी इनकी ड्रेनेज बेसिन्स है और कहाँ जाके मिलते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। तो शुरुआत करते हैं नर्मदा बेसिन से। तो नर्मदा का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले नर्मदा को लोकेट करते हैं मैप में, ये रही नर्मदा, ये इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, और जैसा कि हम देख रहे हैं ये किस तरफ फ्लो करती है, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर प्लेटो का। ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ फ्लो कर रही है वेस्ट की तरफ, और उसके बाद जाके ये इधर अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन का पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ये मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक प्लेटो। तो ये प्लेटो रीजन से ओरिजिनेट होती है। इसका बेसिन कवरेज क्या है, तो अगर हम इस नदी के फ्लो को देखें तो ये कौन कौन से स्टेट्स लगभग कवर कर रहे हैं, तो ये बीच वाला पोर्शन कवर कर रहा है मध्य प्रदेश। ये पूरा जो रीजन है ये मध्य प्रदेश का रीजन है, और इधर का जो ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन है गुजरात का। तो ये मेजरली मध्य प्रदेश और गुजरात में ही इसके बेसिन का कवरेज है। ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो इस नदी को राइट एंगल्स में ज्वाइन करते हैं। राइट, जैसे कि शक्कर, तवा, हिरन, कोलार, ये इसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो नर्मदा के बारे में ख़ास बात यह है कि मोस्टली अभी हम देखेंगे, अभी हम बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे, तो नर्मदा और तापी ये दो ही ऐसे रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। अधिकतर रिवर्स जो हैं इस रीजन के वो सभी ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। देखा गया है कि नर्मदा अपनी इस पूरे जर्नी में, समुंदर से मिलने तक के जो ये जर्नी में, कहीं कहीं पे बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज बनाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मार्बल रॉक्स इन जबलपुर, आप खुद ही देख लो कितनी ब्यूटीफुल जगह है। बिल्कुल ऐसे लग रही है कि दोनों तरफ रॉक्स हैं और बीच में से बह रही है माँ नर्मदा। नहीं, उसी तरह अगर हम बात करें धुआंधार फॉल्स की, तो यहाँ पर भी ये नर्मदा नदी का एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इनफैक्ट इन नदियों के द्वारा बनाए गए कई ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो इतने सुंदर होते हैं, जो इतना ज़्यादा सीनिक ब्यूटी ऐड करते हैं कि वो टूरिज़्म अट्रैक्ट करते हैं। तो लोग दूर दूर से वो उस जगह को देखने के लिए आते हैं। और जहाँ टूरिज़्म होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ कहीं ना कहीं हम अपने देश के इकोनॉमी को भी बूस्टअप करते हैं। राइट, तो ये थे कुछ ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ नर्मदा। अब बात करेंगे तापी के बारे में। तो तापी जो है ये नर्मदा के पैरेलल ही फ्लो करता है।
तो ये रहा इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये जो ये रहा तापी का पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये इस तरीके से फ्लो करता है टुवर्ड्स द वेस्ट। सो तापी भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और अगर हम इसका फ्लो देखें तो ये नर्मदा है, और ये नर्मदा के पैरेलल ही फ्लो करता है। ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ये क्या है, ये सतपुरा रेंजेस है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। बेसिन कवरेज ऑब्वियसली ये मध्य प्रदेश को कवर करता है, इस तरफ गुजरात को कवर करता है, और थोड़ा सा महाराष्ट्र को भी कवर करता है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इन स्टेट्स में इसके बेसिन का कवरेज है। ट्रिब्यूटरीज अगेन छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि गिरना, पूर्णा, पंजारा, बोरी, ये इसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कोई बहुत मेजर ट्रिब्यूटरीज नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये जो तापी नदी है ना, इसका कोर्स भी बहुत लंबा नहीं है। तो अभी तक जैसे हमने जितने भी रिवर्स के बारे में पढ़ा, पहले हमने इंदस, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर नर्मदा, फिर तापी, तो हम क्या हमने एक चीज़ नोटिस की कि जब हम हिमालयन रिवर्स पढ़ रहे थे, चाहे इंदस हो, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र, उनके कोर्स बड़े लंबे थे, मतलब वो बहुत दूर से बहुत दूर तक जा रहे थे। बट अब हम जैसे जैसे पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उनके कोर्सेज काफ़ी शॉर्ट होते हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, बहुत लंबी नहीं होती हैं ये। अब बात करेंगे गोदावरी की। तो सबसे पहले गोदावरी को मैप में लोकेट करेंगे, और गोदावरी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है क्योंकि ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो ये है गोदावरी। तो अगर हम देखें कि ये ईस्ट की तरफ जा रही है कुछ यूं, और फाइनली ये जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नोटिस करो कि अभी तक जैसे हम नर्मदा, तापी के बारे में बात कर रहे थे, आगे भी कुछ और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करेंगे। कंपेरेड टू ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स, ये जो गोदावरी है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी नदी है। तो इनफैक्ट गोदावरी को कहा जाता है लार्जेस्ट पेनिनसुलर। अब एक चीज़ पे ध्यान देना है, ये लार्जेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉन्गेस्ट रिवर मतलब लेंथ वाइज लंबा है, लार्जेस्ट रिवर मतलब साइज वाइज एज इन विड्थ वाइज, जितनी उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के वाइज बहुत बड़ी है। तो गोदावरी जो है ये जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके कंपैरिजन में दिस इज़ द लार्जेस्ट। इनफैक्ट सारे पेनिनसुलर रिवर्स में इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी लार्जेस्ट है। ठीक है, और चूंकि ये रिवर कंपेयर टू बाकी पेनिनसुलर रिवर्स काफ़ी लंबी भी है, ये लॉन्ग भी है, एंड इट कवर्स अ लार्ज एरिया, तो इसीलिए इसे कई बार कहा जाता है दक्षिण गंगा। दक्षिण का मतलब होता है साउथ, तो साउथ में बहने वाली, साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहने वाली गंगा दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है। तो इसका ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्ट साइड का जो ये वाला रीजन है यहाँ पे पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स। तो जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट्स में, जाहिर सी बात है। ठीक है, और इसका जो बेसिन का कवरेज है तो हम देखते हैं कि इस तरफ से ओरिजिनेट हो रही है, तो इधर ये महाराष्ट्र को कवर करेगी, बीच में थोड़ा सा एमपी भी कवर करेगी, फिर थोड़ा बहुत उड़ीसा, एंड फाइनली आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से इसका बेसिन कवरेज रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका बेसिन कवरेज भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेट से होते हुए गुजर रही है। जहाँ तक ट्रिब्यूटरीज़ की बात है तो बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं जो इसे ज्वाइन करती है, जैसे कि पूर्णा, वारधा, प्रणहिता, मांजरा, वाइनगंगा, पेनगंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रहा पेनगंगा, ये कुछ इस तरीके से इसे ज्वाइन करती है। यहाँ पर भी एक ट्रिब्यूटरी है जो इसे ज्वाइन करती है। तो जगह जगह से छोटी छोटी इस तरह की नदियाँ हैं, छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं जो इसे ज्वाइन करती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट गोदावरी। अब बात करेंगे महानदी के बारे में। तो महानदी है कुछ यहाँ पर, तो इस वाले पॉइंट से इसकी ओरिजिन ये शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये भी एमपी में है, छत्तीसगढ़ हाईलैंड्स से इसकी ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, थोड़े ऊपर हिस्से में है, डेक्कन प्लेटो थोड़ा निचला हिस्सा है, ये पेनिनसुलर प्लेटो के ऊपरी हिस्से से ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज़ द छत्तीसगढ़ हाईलैंड्स। बेसिन कवरेज की अगर हम बात करें तो ये कवर करता है थोड़ा, इसकी बेसिन कवरेज है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो इस तरफ झारखंड और उड़ीसा के भी कुछ रीजन्स को ये कवर करता है।
इसके ट्रिब्यूटरीज़ में है स्योनाथ, जोंग, हासडो, मांड, ये छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसके, जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसे ज्वाइन कर रही हैं। और इन ट्रिब्यूटरीज़ में से स्योनाथ जो है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, ये इसका लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और फाइनली जो है ये जाके मिल जाता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक नाम लिखा हुआ है चिल्का लेक, ये एक काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है उड़ीसा में। तो हम बात करेंगे, जब हम लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब चिल्का लेक का भी जिक्र होगा, तो आप याद रखिएगा कि चिल्का लेक जो है वो कुछ यहाँ पे लोकेटेड था हमारे मैप में। अब बारी है कृष्णा बेसिन की। तो कृष्णा अगर हम देखें, ये भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इसीलिए इसका भी ओरिजिन जो होता है वो कहाँ से होता है, वेस्टर्न घाट से ही ये ओरिजिनेट हो रहा है। टू बी मोर स्पेसिफिक, इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। तो इसका जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है। ये इसका बेसिन कवरेज है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस तरफ कर्नाटका और इस तरफ आंध्र प्रदेश को भी ये कवर करता है। ट्रिब्यूटरीज़ की अगर बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा, ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं ये है तुंगभद्रा जो इसे ज्वाइन कर रही है। और फाइनली ये जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और फाइनली मिलती है बे ऑफ बंगाल में। करेंगे कावेरी बेसिन की। तो कावेरी कहाँ पर है, और थोड़ा सा साउथ की तरफ जाएंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा कावेरी। इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वापस से वेस्टर्न घाट्स क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये भी वेस्टर्न घाट के रीजन से ही ओरिजिनेट होता है। तो ये रहा कावेरी, और ये फाइनली जाके मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में। बेसिन कवरेज क्या क्या है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इतने निचले हिस्से में यही वाले स्टेट्स हैं जिसको ये कवर करती है। और ट्रिब्यूटरीज़ में है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। तो अगर आप इस साइड रहते हो, फॉर एग्जांपल मैं कर्नाटका में रहती हूँ, सो आई हैव हर्ड ऑफ दिस प्लेस कबिनी, राइट, जो इट्स नोन फॉर टूरिज़म, इट्स नोन फॉर इट्स ब्यूटी, ठीक है। तो ये जो है ये कावेरी बेसिन का ही एक ट्रिब्यूटरी है। इनफैक्ट कावेरी नदी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दिस रिवर मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो आप गेस कर सकते हो कि ये वाटरफॉल्स कौन सा वाटरफॉल्स है। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने इसका नाम सुन रखा है, एंड द नेम इज़ जोग फॉल्स। ये इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल है, और ये वाटरफॉल कौन बनाता है, ये बनाता है कावेरी नदी। तो ये जो वाटरफॉल है यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट होती है, मतलब फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ सप्लाइड टू प्लेसेस लाइक बेंगलुरु, मैसूर एंड कोलार फील्ड्स, ठीक है। सो ये एक बहुत खास बात थी अबाउट कावेरी, ठीक है। तो हमने देखा अभी तक सारे पेनिनसुलर रिवर्स को हमने कवर किया, और हमने देखा दो कैटेगरी के ही पेनिनसुलर रिवर्स थे, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग दो ही रिवर्स थे, एक नर्मदा और दूसरा तापी। बाकी जितने भी रिवर्स थे जैसे कि महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थे जो फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। तो हमने इतने सारे नदियों के बारे में पढ़ा, इनफैक्ट हमने भारत की सभी मेजर नदियों को कवर कर लिया। बट अब सोचने वाली बात ये है कि नदियाँ हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि नदियों में पानी है, और पानी के बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नदियाँ किसी भी तरह से हमारे देश के इकोनॉमी में कुछ इम्पैक्ट लाती है, कुछ फ़र्क आता है हमारे इकोनॉमी में? बिल्कुल आता है। तो रिवर्स का हमारे इकोनॉमी से भी डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहली बात है, रिवर्स में पानी है, और पानी के बिना कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो ह्यूमन्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, सबको पानी चाहिए फॉर डिफरेंट पर्पस। तो सबसे पहला रीज़न तो यही हो गया कि नदियों में क्या है, पानी, और पानी क्या है, जल ही जीवन है। दूसरा फैक्टर, चूँकि नदियों में पानी है और पानी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, इसीलिए अगर हम बहुत 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 साल पहले चले जाएं तो हम देखेंगे कि जब इंसान अपना घर बनाना शुरू किए थे, जब बिल्कुल शुरू की सिविलाइजेशंस आना शुरू हुई थी, तो वो कहाँ आई थी, नदियों के किनारे।
क्यों? क्योंकि पानी चाहिए, तो पानी से बहुत दूर जाके हम नहीं बच सकते। तो हमने देखा है कि जितनी ह्यूमन सेटलमेंट्स बनी वो सारी सेटलमेंट्स बनी ऑन द रिवर बैंक्स। तीसरा, रिवर्स का जो वाटर है दे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन एग्रीकल्चर। खेती कैसे होगी बिना पानी के? क्योंकि हम हमेशा सिर्फ बारिश पे तो डिपेंड नहीं कर सकते हैं, राइट? क्योंकि बारिश का मौसम तो सीजनल होता है, वो थोड़े दिनों के लिए होता है, बाकी समय हमें पानी कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है। और नदियाँ जो हैं दे एक्ट एज अ ग्रेट स्टोर हाउस ऑफ वाटर, वहाँ पे हमारा पानी जमा रहता है। तो एग्रीकल्चर में जब भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़े, यानी कि पूरे खेत को जब वाटर करना पड़े, तो हम वहाँ से पानी ला सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल है। चौथा, नेविगेशन। पानी के माध्यम से हम एक देश को दूसरे देश से, एक महादेश को दूसरे महादेश से जोड़ भी सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत अच्छा नेविगेशन का भी मीडियम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी के एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, विच इज़ लाइक अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी होता है नदियों के पानी से। तो आई थिंक इतने सारे रीजंस काफ़ी है हमारे लिए कि रिवर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, रिवर्स हमारे देश के इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो नदियाँ तो हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, ये हमें पानी देती है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम अपनी नदियों का पूरा ख्याल रख रहे हैं? नॉट रियली। हमें तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि भाई हमें नदी से पानी चाहिए अपने रोज़ के कामों के लिए, हमें पानी चाहिए अपने खेतों के लिए, हमें पानी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन जहाँ से पानी आ रहा है, जो नदियाँ हमें पानी दे रही हैं, उन नदियों का क्या हम रिक्वायर्ड केयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि विथ एवरी पासिंग डे रिवर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। रिवर्स की जो पानी है, नदियों में जो पानी है, वो दूषित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ही कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हम उनके पानी को खराब करते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमें नदियों का ख्याल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उनकी केयर करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आज हम नदियों का केयर नहीं करेंगे और कल अगर वो नदियाँ नहीं रहेंगी तो शायद हम भी नहीं रहेंगे, राइट? तो अभी हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में: रिवर पोल्यूशन के कॉजेज़, रिवर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स, और रिवर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्शंस हम क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। कौन से 3 मेजर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारी नदियाँ पॉल्यूट हो रही हैं? पहला, एक्सेसिव वाटर डिमांड। पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की वाटर की ज़रूरतें, पानी की ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बिना बात के पानी वेस्ट भी कर रहे हैं, बट स्टिल दे नीड मोर वाटर। सो ओवरऑल जो पानी की डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जो नदियों में जितना पानी है, जिस हिसाब से पानी रहना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी तो लोग निकाल ले रहे हैं, राइट? दूसरा रीज़न, अनट्रीटेड सूएज डिस्पोजल। कुछ टाइम पहले मैंने बात करी थी सूएज सिस्टम के बारे में, राइट? जिसके अंदर वेस्ट वाटर कैरी होता है। हमारे घर के बाथरूम वगैरह से जो यूज्ड वाटर, जो गंदा पानी निकलता है, वो उसमें कैरी होता है। अब उसके लिए अलग से हमने ये सूएज सिस्टम क्यों बनाया है? ताकि ये सारा जो सूएज है ये सूएज ट्रीटमेंट प्लांट में जा सके, इनकी पूरी क्लिनजिंग हो सके, पूरी सफाई हो सके, उसके बाद ही इन्हें रिवर्स में डाला जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा गया है कि बहुत से लोग हैं जो डायरेक्टली हमारे नदियों को ही गंदा करके मानते हैं। तो सीधे के सीधे वेस्ट वाटर सारे नदियों में चले जाते हैं, तो क्या होगा? पानी गंदा ही तो होगा। तीसरा रीज़न, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के जितने भी वेस्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस वगैरह होते हैं। तो उन्हें भी डायरेक्टली पानी में डालना इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो नदियों के बगल में होते हैं, पास में नदी है तो चलो भाई वहीं जाके डाल दो। तो इस तरह से क्या हो रहा है? हमारा नदी का पानी पॉल्यूट हो रहा है। सो दीज आर लाइक 3 प्राइमरी रीजंस जिससे रिवर पॉल्यूशन हो रहा है। रिवर पॉल्यूशन होने से इम्पैक्ट क्या आ रहा है? हो क्या रहा है? इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? पहला, रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ रिवर्स। अब भाई रिवर से तुम इतना इतना पानी निकाल लोगे तो बचेगा क्या? उसमें कम पानी बचेगा। कुछ दिनों में इसी तादाद में पानी निकालते गए तो शायद पानी बचेगा ही नहीं। दूसरा, डिटीरियोरेटेड क्वालिटी ऑफ वाटर इन रिवर्स,
क्योंकि अब उसके अंदर अब नदी के पानी में अगर आप अपना वेस्ट वाटर सब कुछ उसी में डाल दोगे, यहाँ तक कि एक्सक्रीटा भी उसी में डायरेक्टली डाल दोगे, तो पानी का क्वालिटी इम्प्रूव तो होगा नहीं, राइट? तो वो खराब ही होता जाएगा। तो नदी का जो पानी का जो क्वालिटी है दैट इज गेटिंग डिटीरियोरेटेड डे बाय डे। तीसरा, रिड्यूसेस क्लिनजिंग पावर ऑफ द रिवर। हर नदी की खुद की पावर होती है, मतलब नदी अपने आप में ही अंदर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो खुद भी अपना ख्याल रख सकती है। लेकिन जब हम उस पानी को केमिकल से, पॉइजनस गैसेस से इस तरह से दूषित कर देते हैं तो उसकी जो खुद की क्लिनजिंग कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये होता है कि नदी का पानी कम होता जाता है, जितना पानी है वो भी बिल्कुल गंदा पानी हो जाता है। इतना इनफैक्ट कभी कभी तो पॉल्यूशन लेवल कई जगह पे इतना बढ़ जाता है कि नदी के अंदर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस वगैरह हैं, वो सारे सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ये कुछ मेजर इम्पैक्ट्स हैं जो होते हैं बिकॉज ऑफ रिवर पोल्यूशन। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी नदियों को क्लीन रखने के लिए या उन्हें बचाने के लिए? वैसे करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा ज़रूरी है कि वो करने की विलिंगनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, हमें वो करने की चाह होनी चाहिए। सो लेट अस ऑल ट्राई कि हम अपनी नदियों को बचा के रखें, हम अपनी नदियों का केयर करें। हालांकि हमारी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए हैं टू कीप आवर रिवर्स क्लीन, टू कंजर्व आवर रिवर्स। इनफैक्ट वन ऑफ द रिसेंट प्रोग्राम्स 2014 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, नमामि गंगे प्रोग्राम, जिसके अंदर गंगा नदी को क्लीन करने का पूरा एक्शन प्लान था। एक इसी तरह का इनिशिएटिव लिया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी, जिसे कहा जाता है नमामि देवी नर्मदे, जिसमें नर्मदा नदी को बचाने के लिए और उसे क्लीन रखने के लिए काफ़ी सारे एक्शन प्लान्स थे। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे NGOs और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत तरह के रैली से, कैंपेन से लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाते हैं कि हम अपनी नदियों को क्लीन रखें, नदियों को बचा के रखें। सेव द रिवर एक बहुत पॉपुलर कैंपेन था कुछ टाइम पहले। तो इस तरह के काफ़ी सारे कैंपेन्स रन होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जितनी भी एक्शन प्लान की मैं बात कर रही हूँ, ये कोई रिसेंट चीज़ें नहीं हैं। इनफैक्ट 1985 में ही एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, गंगा एक्शन प्लान, एंड विद इन 10 ईयर्स बाय अराउंड 1995 और भी बहुत सारे नदियों को गंगा एक्शन प्लान के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। तो मतलब ये बहुत समय से चलता आ रहा है, बट स्टिल व्हाट वी नोटिस इज कि हमारे रिवर का पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। सो इट इज़ हाई टाइम कि हम इस थ्रेट को समझें और हम समझें कि हाउ शुड वी as an individual, as a responsible citizen, how can we contribute to save our rivers, to keep them clean and to conserve them for our future generations. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे आपको आइडिया लगा होगा कि रिवर्स हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों है, पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं, क्या फ़र्क होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट कहानी ख़त्म यहाँ पे नहीं होती है। इसके बाद आ रहा है पार्ट 3, यानी कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं डेल्टा और इस्चुअरी के बारे में। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा अरे ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ यार पढ़ा था बट कुछ याद नहीं आ रहा है। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि मैंने एक बहुत ही क्रिस्प तरीके से इन दोनों टॉपिक्स को समझाया है। एंड वी विल ऑल्सो सी कि किस तरह से हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डेल्टा और इस्चुअरीज बनती हैं, कहाँ नहीं बनती हैं। सो बी विथ अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो।